प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में सब कुछ पढ़ाया जा चुका था, है ना। आज से हमको स्टार्ट करना था यूकैरियोटिक सेल। चलो हेडिंग डालो, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। कुछ कंपोनेंट ऐसे थे जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कॉमन होते हैं, है ना। प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव थी, इसलिए उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स डेवलप नहीं थे। इसमें हम लोगों को जो उसमें पढ़े हैं वो भी पढ़ते चलना है, चाहे प्लांट होगी या एनिमल होगी। जो ऑर्गन्स ऐसा रहेगा कि प्लांट में नहीं है या एनिमल में, तो उसको स्पेशल लिख लेंगे कि ये प्लांट में है, एनिमल में नहीं है। ये ऐसा हम लोग क्लासिफाई करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल में बाहर की जो मेम्ब्रेन है, अगर वो प्लांट रहता है तो उसमें सेल वॉल होती है। थोड़ा इसके बारे में पहले लिखना है। चलिए लिखेंगे सेल वॉल। वो जो आपने पहले लिखा था सेल वॉल, वो किसकी थी बताओ? वो थी प्रोकैरियोटिक के लिए। अब हम यहाँ पर यूकैरियोटिक, भले सेम ही हो लेकिन हम लिखेंगे तो है ना। चलिए लिखेंगे इसमें। सबसे पहली बात बोलो, क्या सेल वॉल एनिमल में भी है? नहीं है ना। तो लिखेंगे ओनली प्रेजेंट इन प्लांट इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, है ना, ठीक है ना। तो लिखेंगे ओनली प्रेजेंट इन प्लांट बैक्टीरिया आल्सो। तो सेल वॉल का पाया जाना प्लांट का स्पेशल कैरेक्टर है। किसका स्पेशल कैरेक्टर है? प्लांट का, ठीक है। तो अगर हम सेल से सेल वॉल को हटा देते हैं तो उसे कहा जाता है प्रोटोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? तो लिखते हैं सेल माइनस सेल वॉल बराबर प्रोटोप्लास्ट। लिखते चलो। तो अगर आप किसी भी प्लांट सेल से उसकी सेल वॉल हटा देते हैं तो जो भी कंपोनेंट अब उसमें बचता है उसे हम लोग प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे? प्रोटोप्लास्ट। अब एक काम करते हैं, इधर आओ, सुनो, इधर देखो। आपके पास प्रोटोप्लास्ट आ गया। प्रोटोप्लास्ट क्या है? जिसमें सेल वॉल ना हो। अगर आप प्रोटोप्लास्ट ले लेते हैं और उसमें से सभी नॉन लिविंग चीजें हटा देते हैं, क्या हटा देते हैं? माइनस ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जितने भी कंपोनेंट्स कैसे हैं? नॉन लिविंग है। अगर आप उसे हटा देते हैं तो अब जो बचेगा उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? तो यहां पर अब बचता है प्रोटोप्लाज्म। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटोप्लाज्म जीवित है या मृत है? बोले तो लिविंग है या नॉन लिविंग है? भैया आपने नॉन लिविंग तो सारे हटा दिए, तो बचा क्या? केवल लिविंग। अतः ये कैसा है? लिविंग होता है। इसीलिए ये लिविंग का स्पेशल कैरेक्टर भी है ना। तो हमने क्या किया? सेल वॉल पहले हटाया तो प्रोटोप्लास्ट हो गया, फिर उससे भी नॉन लिविंग हटा दिए तो क्या हो गया? प्रोटोप्लाज्म। एक काम करते हैं, क्या आया हमारे पास? प्रोटोप्लाज्म। क्या आया? अगर आप प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस हटा देते हैं, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस, तो जो बचता है अब उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? तो ये है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? जितने भी लिविंग कंपोनेंट हैं उनमें से भी क्या हटा दो? केंद्रक को हटा दो, जो बचा वही क्या है? साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना। और अगर ये जो साइटोप्लाज्म आया जिसमें केंद्रक ही नहीं है ना, केंद्रक को हटा दिए हो, ये आया साइटोप्लाज्म। इसमें से आप बाकी सेल ऑर्गेनेल्स को भी निकाल दो, जितने और कोशिकांग है वो भी हटा दो, है ना। ऑल सेल
ऑर्गेनेल्स। अगर आप उनको भी हटा देंगे तो जो बचेगा उसे कहते हैं साइटोसॉल। क्या कहते हैं? साइटोसॉल। याद रहेगा, भूल जाएगा? ठीक है, तो देखो सेल से सेल वॉल हटा दिए, क्या बना? प्रोटोप्लास्ट। फिर प्रोटोप्लास्ट से अगर सभी नॉन लिविंग चीजें हटा दिए तो केवल जीवित ही बची, और जीवित वाले उस पार्ट को कहते हैं। अगर हम प्रोटोप्लाज्म से केंद्रक हटा देते हैं तो बचता है साइटोप्लाज्म, और अगर साइटोप्लाज्म से सब हटा दो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कुछ हटा दो, तो जो बचता है उसे कहते हैं साइटोसॉल। ठीक है, लिख लो। ठीक, चलिए, तो ये बात हो गई किसकी? सेल वॉल के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के लिए सेम होती है। सेम फॉर प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल व यूकैरियोटिक सेल के लिए सेम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ही इसका सही से अध्ययन हो पाया था, है ना? तो इट्स स्टडी डन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका जो अध्ययन हो पाया था वो कब हो पाया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद। ठीक है, लिख लेना, इसका अध्ययन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद हुआ। ठीक है, एनसीईआरटी में आप लोग देखेंगे ये सब लिखा है। इसमें यह भी लिखा है कि इसके अध्ययन के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अध्ययन के लिए हमने आरबीसी को चुना था। ये एनसीईआरटी में है, देखा है आप लोगों ने? कब देखे हो? अच्छा, ठीक है, तो लिखेंगे फॉर द केमिकल स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉर द केमिकल स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आरबीसी सेल यूज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रासायनिक अध्ययन के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रासायनिक अध्ययन के लिए आरबीसी का उपयोग किया गया। आरबीसी का उपयोग किया गया। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो प्रमुख घटक हैं, एक लिपिड है और दूसरा प्रोटीन है। जो लिपिड है वो कितना है और ये कितना है? 52% है। ये प्रमुख बल
अमाउंट में पाए जाने वाले हैं, जो अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लिपिड और प्रोटीन, है ना। इसके लिए जो सबसे अच्छा मॉडल आया था कि कैसे होता है, उसको दिया था सिंगर एवं निकोलसन ने, और उनके मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो ये भी लिखना है, पहले ये लिख लो। मोस्ट वैलिड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन is a fluid mosaic model, and it is given by Singer and निकोलसन, जिसको सिंगर व निकोलसन ने दिया था। ठीक है, कब की बात है ये, कब दिया गया था? 1972। तो लिख लेना इन, इसी में लिख लेना इन 1972। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में आया था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के को सबसे अच्छी तरह से समझाता था, और इस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और दिया किसने था? सिंगर व निकोलसन ने दिया था। ठीक है, तो ये मोस्ट वैलिड भी है, सर्वमान्य मॉडल है ना, कि कैसा है, और इसको सिंगर व निकोलसन ने दिया था। क्या था इस मॉडल में, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अनुसार। यहां तक हो गया क्या? हाँ, तो लिखो जल्दी से। अब तो ठीक है ना, अब तो कम ठंडी ही, अभी और आएगी। अब ऐसे आ सकती है कि मौसम खराब करे, पानी गिरे, तो फिर बढ़ सकती है। बाकी तो जैसे धूप हो रही है तो ऐसे तो नहीं लग रहा है। अब अभी रहेगी, अब जाएगी नहीं अभी। ठंड कम पड़ी है तो क्या हो, तो गेहूं के कम होने की संभावना रहती है, क्योंकि ठंडी ज्यादा होने से क्या होता है? अरे तो कौन सी प्रक्रिया होती है उसमें? वर्नेलाइजेशन, है ना। चलिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अनुसार, ये जो सिंगर निकोलसन ने मॉडल दिया था, इनके अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोस्टली मेड बाई लिपिड एंड प्रोटीन। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन से बनी होती है। ये कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुख्यतः किसकी बनी हुई है? लिपिड और प्रोटीन की। अच्छा, पहला पॉइंट इस किनका है? ये सिंगर और निकोलसन। दूसरा, ये कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड होता है वो दो परतों में उपस्थित रहता है ना। तो दूसरा है लिपिड प्रेजेंट इन बाई लेयर। ठीक है, तो लिखेंगे दूसरा, लिपिड प्रेजेंट इन बाई लेयर। लिपिड बाई लेयर होता है, लिपिड प्रेजेंट इन बाई लेयर। लिपिड बाई लेयर होता है, मतलब बाई माने दो,
है ना। अब आप लिपिड के कई प्रकार हैं, जो मोस्ट कॉमन है वही लिपिड है फास्फोलिपिड, है ना, अगला लिख लेना। एंड लिपिड इज अ फास्फोलिपिड, इसका लिपिड फास्फोलिपिड है, इसका लिपिड फास्फोलिपिड है। ठीक है। अगर हम फास्फोलिपिड की बात करें, किसकी बात करें, तो इसके स्ट्रक्चर में सिर और पूंछ होती है, ऐसा इसका मॉलिक्यूल है ना। ये हेड है और ये टेल है। ठीक है। इसकी खासियत ये है कि जब ये बाई लेयर आप बनाओगे इसको, तो ये हमेशा बाहर की तरफ ही रहेगा। नहीं समझे? जैसे हमने ये मान लो खूब सारे मॉलिक्यूल इस तरह से रखे, तो ये सब फास्फोलिपिड हैं, तो ये हमेशा बाहर की तरफ ही आएगा। जैसे दूसरी लेयर बनाना, क्योंकि 2 लेयर है, तो आप इसको फिर ऐसे बनाएंगे, इधर भी ये कहां रहे, बाहर ही रहे। समझ रहे हो? तो ये कैसा होता है, हेड हमेशा आउटर होता है। जब हेड आउटर है तो टेल कैसा हो जाएगा, हमेशा इनर होता है। ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ। इसके अलावा ये जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। अब हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, जल स्नेही, है ना। मतलब ये पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। और ये जो दूसरा वाला है ये होता है हाइड्रोफोबिक। और फोबिया शब्द अगर आ गया है तो फोबिया माने डर होता है, तो फोबिक मतलब होता है पानी से दूर भागने वाला है। हाँ, वो तो बीमारी है हाइड्रोफोबिया, है ना, रेबीज। उसी तरह है, उसमें भी पानी से उसको डर लगता है, इसको भी पानी से डर लगता है। जल विरागी, जल विरागी कहते हैं ना, है जल विरोधी। हाँ, तो ये जल का विरोध करता है। ठीक है। बट स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि ये हमेशा किधर की तरफ रहेगा, अंदर की तरफ, और हेड किधर रहेगा, बाहर की तरफ। ये है स्ट्रक्चर में। फिर हम लोग अभी इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले केमिकल ये बना लो। ये आँखी आँखी कौन बनवाया है? ये आप लोग फास्फोलिपिड का चित्र देख लीजिए। इसमें मैंने सिर और पूंछ बनाई है, लेकिन इसके बाद आँख, नाक, मुंह, ये सब आ गए हैं। इमोजी बना दी गई है पूरी। चले चले कोमल। अब चलें, लिखाए ना। चलो लिखेंगे केमिकल स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
केमिकल स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। केमिकल स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो, काहे में की गई थी? आरबीसी में। ठीक है, पहली बार। लिपिड और प्रोटीन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है सबसे पहले। शुगर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन हाई है, लिपिड भी है। तो कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, कार्बो, ये आया है क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से घटक हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। और क्या है? शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट आल्सो प्रेजेंट। शुगर और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है। शुगर और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है। प्रोटीन है कि नहीं है? प्रोटीन आल्सो प्रेजेंट। ये जो प्रोटीन है इसमें दो तरह के प्रोटीन अरेंजमेंट के आधार पर होते हैं। ठीक है, कितने तरह के प्रोटीन है बताओ इसमें? दो तरह के हैं। कौन कौन से हैं वो बता रहा हूं। एक है पेरीफेरल प्रोटीन और दूसरा है इंटरनल प्रोटीन। परिधीय एवं आंतरिक, है ना? ये कैसा है? परिधीय और ये आंतरिक। आंतरिक मतलब अंदर तरफ, परिधीय मतलब किनारे पर, सरफेस पर रहेगा। तो दो तरह के हैं। चले, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाओ, लिखिए संरचना। इधर हेड पहले और टेल अंदर की तरफ, सही ना? ऐसे ही, क्योंकि अभी अभी पढ़ा है आपने। क्या पढ़ा है? हेड बाहर की तरफ। तो ये हो गया हेड और ये हो गया टेल। हेड कैसा था? हाइड्रो, और ये हाइड्रोफोबिक। ये कैसा था? आउटर, और ये कैसा था? कोई दिक्कत? बोलो, नो दिक्कत। क्या बात है। अब देखो प्रोटीन कैसे है। ये प्रोटीन है,
इस तरह से यहाँ ये प्रोटीन लगा है, ये यहाँ पर गैप ही नहीं है, अंदर नहीं गया है, बाहर ही बाहर है। तो ये जो प्रोटीन कहलाएगा ये है पेरीफेरल। पेरीफेरल प्रोटीन है जो किधर की तरफ है बताओ, बाहर की तरफ है, ये पेरीफेरल है। ठीक है, कुछ प्रोटीन क्या हो जाते हैं इस तरह से अंदर धंसे हुए हैं, तो ये कैसे प्रोटीन है, इंटरनल प्रोटीन, लिखवाया हो ना। ठीक है, और यही प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई भी चीजें इस पार से उस पार भी जाती हैं। अरे कुछ चीजें सेल से अंदर आएंगी, सेल के कुछ सेल के बाहर जाएंगी, तो ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोलो ट्रांसपोर्ट होता नहीं होता है। तो ये मेम्ब्रेन कुछ इनके अंदर आपने कभी सुना होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चैनल पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन का नर्वस सिस्टम में उसका नाम एक्सोलेमा होता है। एक्सोलेमा में कई प्रकार के चैनल थे, याद आ रहा है, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, लीकी चैनल थे ना इस तरह के। इसी तरह से यहाँ पर कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर चले आते हैं ऐसे। इन्हीं के माध्यम से सेलेक्टिव चीजें जो होती हैं वो स्पेसिफिक होते हैं ये। तो ये क्या है, इन्हें कहते हैं चैनल। क्या कहते हैं बताओ इन्हें? तो पूछेगा कहे के बने होते हैं, तो ये वास्तव में प्रोटीन चैनल है। किसके बने हैं बताओ? ये प्रोटीन के बने हुए चैनल होते हैं। तो ये क्या हो गए, प्रोटीन चैनल। इसके अलावा मैंने आपको कहा कि इसमें क्या प्रेजेंट रहेंगी, शुगर प्रेजेंट है। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट है, मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है ना, और कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संरचना रहती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन्हीं के द्वारा होता है। जैसे ये कंसंट्रेशन हाई है, कंसंट्रेशन लो है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर स्वतः मूवमेंट होता है ना, जो कि पैसिव मूवमेंट होता है, एनर्जी खत्म नहीं होती है। इनके द्वारा भी पैसिव ही मूवमेंट होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक होते हैं, किसी विशेष के लिए बने होते हैं। सब कुछ नहीं आ सकता है इनसे कि कोई भी आ गया। VIP गेट है ये, समझ गए? चलो, हाँ हाँ, हो गया क्या? हो गया गीता? ठीक है, हो गया। ये निकला 5 लीटर वाला बोतल। चला जाए। अब इस स्टडी से क्या पता चला, कुछ पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, लिखना है। हो गया है क्या? तो जल्दी करो। अरे तुम लोग धीरे धीरे लिखते हो।
अब बोला जाए, चलिए लिखेंगे। सबसे पहली बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सिमेट्री है वो एसिमेट्रिकल है, सिमेट्री नहीं होती है। तो लिखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन असममित होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन असममित होती है। दूसरी बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इलास्टिसिटी का गुण है, अगर आप इसे खींचेंगे तो टूटेगी नहीं, खिंच जाएगी, ठीक है ना। तो लिखेंगे दूसरा पॉइंट उसी में नीचे लिखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलास्टिक होती है, प्रत्यास्थ होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इलास्टिक। अगला दूसरी बात, अगर हम इसकी परमेबिलिटी देखें तो ये सेलेक्टिव परमेबल होती है। कैसी होती है? चयनात्मक पारगम। सब कुछ नहीं आ जा सकता है, जिसे सेलेक्ट करेगी वही आ सकता है। जैसे नीट का एग्जाम, नर्सिंग का एग्जाम है ना, जो सेलेक्ट होगा वही जाएगा। भीड़ तो बहुत लगी हुई है ना। तो ऐसे ही ये है, जिसे सेलेक्ट करेगी वही इस पार से उस पार जा सकता है, ठीक है। तो लिख देना, यह चयनात्मक पारगम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमेबल, यह चयनात्मक पारगम है। आगे लिखेंगे, लिपिड तरल रूप में उपस्थित होता है। लिपिड प्रेजेंट इन फ्लूइड फॉर्म, तरल रूप में उपस्थित होता है। किस फॉर्म में है लिपिड? तरल पदार्थ में होता है, तथा यह फ्लिप फ्लॉप मोशन करता है। फ्लिप फ्लॉप मोशन करता है, एंड इट मूव फ्लिप फ्लॉप, और यह फ्लिप फ्लॉप मोशन करता है। लेटरल मोशन भी कह सकते हैं, है ना, लिख लेना लेटरल मोशन। फ्लिप फ्लॉप मोशन करता है, लेटरल मोशन करता है। आगे लिखेंगे, अतः, हैंस, अतः, कामा में लिखेंगे डबल इन्वर्टेड में, अतः प्रोटीन फ्लोट लाइक ए पीस ऑफ आइस। प्रोटीन फ्लोट लाइक ए पीस ऑफ आइस in a sea of phospholipid, in a sea of phospholipid। बोलो, क्या बोला? प्रोटीन फ्लोट, बोलो, लाइक a piece of ice in a sea of phospholipid। इसका मतलब ये है कि जो प्रोटीन है वो फास्फोलिपिड के सागर में बर्फ के टुकड़े की तरह तैरता है। तो हिंदी में लिख लेना, प्रोटीन फास्फोलिपिड के सागर में, प्रोटीन फास्फोलिपिड के सागर में, प्रोटीन फास्फोलिपिड के सागर में, प्रोटीन फास्फोलिपिड के सागर में बर्फ के टुकड़े के समान तैरता है। बर्फ के टुकड़े के समान तैरता है।
इसलिए मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहा गया। Hence the model also called fluid mosaic model। इसलिए मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहा गया। ठीक है, बोलो। चलो आगे लिखेंगे कार्य, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य, पहला एंजाइम सिक्रीशन, बता चुका हूं, वहां पर भी रेप्लिकेशन के एंजाइम वगैरह सिक्रीट करती थी, लिख लेना एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइम का स्त्रावण, एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइम सिक्रीशन। सेल को बड़ा करना, इलॉन्गेशन ऑफ द सेल। दूसरा इलॉन्गेशन ऑफ द सेल, अगला सेल वॉल कौन बनाता था, है ना, फॉर्मेशन ऑफ सेल, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का फॉर्मेशन या निर्माण। इंट्रासेलुलर जंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन, मतलब कि सेल से सेल का जुड़ना, उस सेल वॉल नहीं जोड़ती, सेल मेम्ब्रेन जोड़ती हैं। ठीक है, तो सेल से सेल किसके द्वारा जुड़ती हैं, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, वो जंक्शन कहेंगे। अभी आएगा प्लाज्मोडेस्माटा, तुम्हें समझ में आएगा कैसे होता है। ठीक है, हाँ, तो क्या लिखा, इंट्रासेलुलर जंक्शन बनाती है। ठीक है ना। एक्सो एंड इंडोसाइटोसिस, एक्सो एंड इंडोसाइटोसिस, समझ रहे हो, मतलब सेल से बाहर किसी भी चीज को जाना है एक्सो, सेल के अंदर कोई चीज आना है इंडो, तो ये भी इसी के माध्यम से होता है। कौन आएगा कौन जाएगा, तो ये सब इसके कार्य हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिए, सेल वॉल के बारे में तुम लोग ज्यादा नहीं पढ़े हो, अभी एकदम थोड़ा सा लिखे हो। सेल वॉल प्लांट में पाई जाती, जो तुम छठवीं में जानते थे, कहे नहीं जानते थे। अब हम सेल वॉल की डिटेलिंग करेंगे, जैसे इसको पढ़े ना डिटेल्स में, ऐसे ही। तो हेडिंग डाल लीजिए सेल वॉल इन डिटेल्स, सेल वॉल इन डिटेल्स। ठीक है, लेकिन कल